स्टॉक मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है और ये अपने पीक लेवल से डिफरेंट सेगमेंट्स में काफ़ी नीचे गिर गए। यदि हम बात करें निफ्टी 50 की, ये करीब 12-13% के आसपास गिर गई है। यदि बात करें स्मॉल कैप सेगमेंट की, ये करीब 25% के आसपास गिर गई है। और इस परिस्थिति में एक म्यूचुअल फंड का सेगमेंट है, वो है फ्लैक्सी कैप सेगमेंट। और इस मार्केट सिचुएशन में फ्लैक्सी कैप सेगमेंट की बातें करना काफ़ी रेलिवेंट है, बिकॉज की फ्लेक्सी कैप सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है म्यूचुअल फंड में जिसमें फंड मैनेजर को ये लिबर्टी है, यदि उनको मार्केट की स्थिति बेहतर लगे और उन्हें लगे कि यदि स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म करेगा तो 100% पोर्टफोलियो का वो स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि उनको लगे कि मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं सेफ हेवन में जाना चाहिए, तो वो 65% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके बाकी 35% डेट फंड में इन्वेस्ट, डेट फंड या लिक्विड फंड जो सेफ ओरिजन माना जाता है, वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक ही लिमिटेशंस है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में लिखा हुआ है। जनाब, आज हम चर्चा करेंगे फ्लेक्सी कैप के एक फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स जैसे सामान्य अवस्था में या नॉर्मल कोर्स में रिटर्न और रिस्क के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो हमने रिटर्न में हमने तीन पैरामीटर लिया हुआ है हमने, CAGR यानी लमसम रिटर्न, XIRR यानी SIP रिटर्न और रोलिंग रिटर्न। ये तीन पैरामीटर रिटर्न में और रिस्क रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प पे, अल्फा, बीटा और एक प्राइस अर्निंग रेशियो, इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए हम एनालाइज करेंगे पराग पारिक, या यूं कह लें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को हम टेस्टिफाई करेंगे कि क्या ये अपने सेगमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जनाब, सबसे पहले जान लें कि मार्च 2013 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लॉन्च हुआ था। 31 जनवरी 2025 के दिन इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 89,703 करोड़ हो गया था, जो कि फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में हाईएस्ट AUM है। अब बात करते हैं इनके CAGR की। तो CAGR के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमने CAGR में 5 टाइम होरिजन लिए हुए हैं, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। यदि हम बात करें इनके फंड के 3 महीने के परफॉर्मेंस की, इट इज 0.82% की है। जनाब, 3 महीने पिछला जो है काफी खराब पीरियड स्टॉक मार्केट के हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 0.82% का रिटर्न दिया है और ये अपने सेगमेंट का हाईएस्ट रिटर्न है। और लोएस्ट रिटर्न इस सेगमेंट में इट इज -17.9%। तो हम देखते हैं कि 3 महीने के हॉरिजन में इस फंड ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, जो काफी उथल पुथल वाला और यूं कह लें कि काफी विषम परिस्थिति वाली स्थिति रही स्टॉक मार्केट की बातें करें तो 1 ईयर में 15.5%, हाईएस्ट है 19.44%, और माइनस और लोएस्ट रिटर्न है -19.48%। जनाब, 15.5% हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन हाईएस्ट जो 19.44% है इस सेगमेंट में, उसके काफी करीब है। हम कह सकते हैं कि 1 ईयर में ये टॉप क्वार्टाइल में ये आ रहे हैं। 3 ईयर्स की बातें करें 19.09%, जबकि हाईएस्ट है 22.59%। इसका मतलब करीब 2.5% के आसपास इनका हाईएस्ट से कम है। इसका मतलब ये हाईएस्ट के काफी करीब, हाईएस्ट नहीं है लेकिन काफी करीब है। 5 ईयर्स में 24.02 और 29.44 हाईएस्ट है। इसका मतलब करीब 5.5% के आसपास हाईएस्ट से नीचे है। ठीक है जनाब, 5.5% के आसपास हाईएस्ट से नीचे है, लेकिन लोएस्ट से ये करीब 12%, जो लोएस्ट यहाँ 12.05% है, उससे करीब 12% यानी 24.02% रिटर्न है। तो ये भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिख रहा है। और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में CAGR की यदि बातें करें तो फंड का 18.07% और हाईएस्ट जो इस सेगमेंट में 18.42%। इसका मतलब करीब 0.35% ही कम है अपने हाईएस्ट लेवल से, जो हाईएस्ट इस सेगमेंट में उसके परफॉर्मेंस से, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस। और यदि बातें करें हम इसके लोएस्ट की, तो 8.22% इस सेगमेंट ने लास्ट 10 ईयर्स का CAGR है 8.22%, उससे 18%। इसका मतलब करीब जनाब 10% अधिक। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 टाइम हॉरिजन में से 3 मंथ के पीरियड में हाईएस्ट रिटर्न, और 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में हाईएस्ट तो नहीं, लेकिन जनाब हाईएस्ट के काफी नजदीक है। अब बात करते हैं XIRR यानी SIP रिटर्न के बारे में। SIP रिटर्न में हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स का XIR रिटर्न लिया हुआ है। और फंड का 1 ईयर का, जिसमें ये 3 महीना जो पिछला 5 महीना का जो पीरियड है वो भी इंक्लूड है, 4.87% का रिटर्न दिया है, जबकि हाईएस्ट भी इसी ने दिया है अपने सेगमेंट में 4.87%। यहाँ देखते हैं 1 ईयर में इस फंड का हाईएस्ट रिटर्न है। और यदि इसकी
पहले कंपैरिजन करें हम इसके इस सेगमेंट के लोएस्ट रिटर्न की, तो जनाब 38.22% इस सेगमेंट में लोएस्ट रिटर्न है, और इस इनकी तुलना करते लगता है कि पिछले एक साल में इससे बेहतरीन रिटर्न फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में कोई और नहीं हो सकता। 3 इयर्स में 21.17% और हाईएस्ट है 23.48%, करीब 1.5-2% के आसपास का कम रिटर्न, हाईएस्ट के काफी नजदीक। 5 इयर्स में 21.79 और हाईएस्ट है 24.48। यहां भी देखते हैं करीब 2.5-3% के आसपास ये कम दिया हाईएस्ट से, इस सेगमेंट में जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है, मतलब यहां भी हम देखते हैं कि हाईएस्ट के काफी आसपास। और 10 इयर्स के टाइम होरिजन में XIRR 19.49% इस फंड का यानी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का, और हाईएस्ट रिटर्न है 20.07%। यहां देखते हैं करीब 0.5% के आसपास ही कम रिटर्न दिया है इस सेगमेंट के उस फंड से जिसने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है जनाब। यहां हम देखते हैं कि 1 ईयर में हाईएस्ट 1, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 इयर्स के टाइम होरिजन में देखते हैं कि इनका जो XIRR है वो हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन हाईएस्ट के काफी पास है। अब यदि बात करें हम एक तीसरा पैरामीटर रिटर्न कैटेगरी में, वो है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न यहां हमने लास्ट 10 इयर्स का 1 ईयर के रोलिंग पीरियड के बेसिस पे हम कंपाइल किया है, और उसके हिसाब से हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में 1 ईयर के रोलिंग पीरियड में जो इनका मीडियन रिटर्न फंड का आता है वो 17.56%, जबकि बेंचमार्क यानी निफ्टी 500 TRI का है 13.21, और कैटेगरी एवरेज की बातें करें तो 18.11। सो मीडियन इनका जनाब काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इनके मिनिमम जो इस पीरियड में इनका इस फंड ने रिटर्न दिया, तो इट इज -18.31%। तो हमें लगता है कि यार ये क्या है, -18.31%, लेकिन यदि इसके बेंचमार्क का इस पीरियड में देखते हैं तो इट इज -30.34%। तब लगता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, और कैटेगरी का -27.88% है इनका रिटर्न। अब बात करें मोर देन 5% पूरे ये 10 सालों में 1 ईयर के रोलिंग पीरियड में 59.55 टाइम्स इस फंड ने 15% से अधिक का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने इसी पीरियड में 45.45% टाइम्स अधिक रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज 44.46% टाइम्स इन्होंने मोर देन 15% का रिटर्न दिया है। हालांकि जनाब मोर देन 15% शायद आपको बहुत लुक्रेटिव नहीं लगता हो। आज के दिन में सोशल मीडिया में 25, 30, 40% से कम के रिटर्न के बारे में कोई बात नहीं करता है, और इस तरह से बातें होती हैं कि जनाब आपने इधर पैसे डाले और उधर 40% का रिटर्न आपको मिला। जनाब ये बातें गलत नहीं है कि 30%, 40% रिटर्न देते हैं फंड, लेकिन जनाब आप आइसोलेशन में किसी को इवेल्युएट करेंगे तो हो सकता है कि कोई 50% भी देता हो, कोई -50% भी देता हो, तो वो एक बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट तरीका नहीं है जज करने का। सो मोर देन 15% रिटर्न पिछले 10 सालों में 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न पीरियड में यदि 59.55 टाइम्स रिटर्न देता है जनाब, इन माय ओपिनियन इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। तो ये 3 पैरामीटर जो रिटर्न्स के हैं, CAGR, XIRR और रोलिंग रिटर्न, इन तीनों में ही मैं इस फंड को हाईएस्ट तो नहीं मानता हूं, लेकिन हाईएस्ट के काफी करीब है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इन तीनों रिटर्न के पैरामीटर में यह है कि कोई भी एक ऐसा फंड नहीं है जिन्होंने लगातार 3 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में हाईएस्ट रिटर्न दिया है जनाब। इसका मतलब हो सकता है किसी पर्टिकुलर फंड ने 1 ईयर में दिया हो, 3 इयर्स में किसी और फंड ने दिया हो, 5 इयर्स में किसी और फंड ने दिया हो, 10 इयर्स में किसी और फंड से दिया हो। तो लेकिन यहां हम देखते हैं कि पराग पारिक का हाईएस्ट रिटर्न तो केवल 3 महीने के CAGR और 1 ईयर के XIR में है, लेकिन बाकी जो टाइम हॉरिजन है उसमें हाईएस्ट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट के काफी करीब है। अब बात करते हैं इनके रिस्क रेशियो की। जनाब ये परफॉर्मेंस जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है, और नंबर 2 कि आज की परिस्थिति में क्या इस फंड में जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब इसके लिए हमने रिस्क रेशियो में 5 रेशियो की बातें की हुई है: स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पे, अल्फा और पी रेशियो। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे बर्ड्स आई व्यू बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये जितना ही कम हो, और प्राइस अर्निंग रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम हो वो उतना बेहतर, और शार्पे और अल्फा जितना अधिक हो वो उतना बेहतर।
तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। 12.1% आइसोलेशन में देखें तो 12.1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन जनाब ये कम नहीं है, लेकिन यदि इसको कंपेयर करें इस सेगमेंट का हाईएस्ट से लोएस्ट से, तो हाईएस्ट इसमें 17.5 है और लोएस्ट इसी फंड का पारस्परिक का है 12.1 है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन काफी बेहतरीन। यदि बात करें बीटा की, बीटा ये बताया था कि जितना कम उतना बेहतर। बीटा 0.71 इस फंड्स का है, हाईएस्ट है 1.11 और लोएस्ट जो है इसी फंड का है 0.71। सो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा में इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब सार्फे और अल्फा की बातें करें। सार्फे 0.92, हाईएस्ट है 1.16 और लोएस्ट है 0.21। यदि 0.21 की तुलना में देखते हैं 0.92 लगता है कि करीब चार गुना के आसपास है, 4 गुना से अधिक से के आसपास है, लेकिन 1.16 जो है इसका हाईएस्ट लेवल है। इससे इसके कंपेयर में करते हैं तो लगता है कि हाईएस्ट नहीं है लेकिन हाईएस्ट के काफी पास है। तो सार्फे में जो है हाईएस्ट नहीं है लेकिन हाईएस्ट के काफी पास है। यही बातें यदि करें हम अल्फा की तो 5.6 और हाईएस्ट है 9.82 और इनका लोएस्ट है -10.19। इसका मतलब यदि हम लोएस्ट से कंपेयर करें तो हमें लगता है काफी बेहतरीन, करीब 15% के आसपास अल्फा इनका बेहतर है। लेकिन यदि बात करते हैं हाईएस्ट लेवल से तो ये करीब 4% के आसपास उससे कम है। तो अल्फा बहुत बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी ये मीडियन से ऊपर में निश्चित रूप से आएगा। इसका मतलब ये सेकेंड क्वार्टाइल में निश्चित रूप से आएगा। अब बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो सिंपल मतलब कि आज के दिन में इसका वैल्यूएशन क्या है, कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो इस फंड का 3.48 है और जैसे सस्ता और महंगा ये जनाब जब दूसरे से कंपेयर करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि ये सस्ता है कि महंगा है। तो इस फंड का 3.48 और इस फंड का इस सेगमेंट का जो हाईएस्ट पी रेशियो है वो 7.51 है और लोएस्ट जो है 3.21 है। तो जैसा मैंने कहा था कि 3.21 मतलब सबसे सस्ता इस सेगमेंट में कोई और भी फंड है, लेकिन ये 3.48 के काफी नजदीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और प्राइस अर्निंग रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इस फंड ने और प्राइस अर्निंग रेशियो बेहतरीन नहीं है लेकिन बेहतरीन के आसपास है। और यदि सार्फे की बात करें तो सार्फे ने भी अपने टॉप क्वार्टाइल में, लेकिन अल्फा ये शायद सेकेंड क्वार्टाइल में। तो इस हिसाब से हम देखते हैं यदि हम रिटर्न के बेसिस पे हमने CAGR, XIRR और रॉयल रिटर्न तीनों में इनको गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया था। हालांकि हाईएस्ट नहीं था, अलग अलग सेगमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट लिए है, लेकिन तीनों को मिला के और चौथा ये रिस्क रेशियो है, इन चारों पैरामीटर्स को मिला के यदि हम कहें तो ये इनका पैरामीटर वाइज ये गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, लेकिन चारों पैरामीटर को यदि हम एक साथ देखें तो हमें लगता है कि ये फंड अपने सेगमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट है। जनाब ये कंक्लूड करने के पहले एक चीज और बता दूं मैं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, हमारा MFI से कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई मैं सेबी का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं एक एनालिस्ट हूं और फैक्ट्स के बेसिस पर मैं एनालिसिस किया करता हूं और उस एनालिसिस के बेसिस पर मैं इंटरप्रेटेट किया करता हूं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। आप हमारे विचारों से सहमत हैं, अच्छी बात है, नहीं सहमत है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फंड के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इन सब बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर फंड शॉर्टलिस्ट करने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू।